अब देखते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे एक कैपेसिटर है C1, एक कैपेसिटर है C2 और एक कैपेसिटर है C3 और ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का वोल्टेज V है। सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज थ्रू ऑल कैपेसिटर विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में सब कैपेसिटरों में से एक ही चार्ज आता है। पहले वाले कैपेसिटर पे V1 वोल्टेज आ गया, दूसरे वाले कैपेसिटर पे V3 वोल्टेज आ गया, तीसरे वाले पे V3 आ गया। पहले वाले पे वोल्टेज V1, दूसरे वाले पे वोल्टेज V2 और तीसरे वाले पे V3। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब कैपेसिटर में से सेम जाएगा। इस सर्किट में एक ही चार्ज फ्लो करेगा। अगर आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन चेक करना हो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो हमें ये देखना पड़ता है कि चार्ज सब में से सेम है या नहीं है। तो वोल्टेज V जो है वो 3 उसमें डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। हम फॉर्मूले से जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो किसी पर भी वोल्टेज होगा Q/C। मान लो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है और बैटरी के वोल्टेज V है और चार्ज Q जा रहा है। तो V को हम लिख सकते हैं Q/C। V1 को लिखेंगे Q/C1, V2 को लिखेंगे Q/C2 और V3 को लिखेंगे Q/C3। तो 1/C आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला लगेगा सीरीज़ में अगर कैपेसिटेंस हो तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस इस तरीके से ऐड होते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रेजिस्टेंस का उल्टा है जो आपने 10th में पढ़ा था। 10th में ये पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है और कैपेसिटेंस में ये सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है Q²/C। चार्ज सब में से सेम है तो हम कह सकते हैं एनर्जी इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस, यानी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर एनर्जी कम होगी। तो U1 इज टू U2 इज टू U3 आ जाएगा 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज भी का फार्मूला होता है Q/C। तो वोल्टेज भी इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस है। तो वोल्टेज का जो रेशियो होगा V1 इज टू V2 इज टू V3 वो भी होगा 1/C1 इज टू 1/C2 इज टू 1/C3। जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा सीरीज़ में उस पर वोल्टेज कम आएगा। जैसा फार्मूला एनर्जी का है वैसे ही रेशियो, जैसा रेशियो एनर्जी का है वैसा ही रेशियो वोल्टेज का है। कैपेसिटेंस के इन्वर्स है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर वोल्टेज कम आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा अगर आपको रेशियो निकालना हो या कुछ निकालना हो। नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। In parallel combination, voltage across each capacitor is same. Voltage across each capacitor is same.
पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है हर कैपेसिटर पे। जैसे ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। एक और ट्रिक भी सिंपल ट्रिक से बता सकते हैं कि ये पैरेलल में है। इन सब की, मान लो इन सब की ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव प्लेट है, और ये वाली प्लेट नेगेटिव है। तो सबकी पॉजिटिव प्लेट एक संग कनेक्टेड है और सबकी नेगेटिव प्लेट एक संग कनेक्टेड है। ये भी एक चेक है कि कैपेसिटर पैरेलल में है। एक और सिंपल तरीका, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच में C1 लगा हुआ है, ए और बी के बीच में ही C2 लगा हुआ है और ए और बी के बीच में ही C3 लगा है। अगर ऐसा हो तब भी पैरेलल होता है। दो सेम पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर लगे हों तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। इसमें चार्ज Q1 जा रहा है, इसमें चार्ज Q2 जा रहा है, इसमें चार्ज Q3 जा रहा है और Q टोटल चार्ज है। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मान लो इन सबका इक्वलेंट C है, Q जा रहा है चार्ज और V वोल्टेज है बैटरी का। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। Q1 को लिखेंगे C1 इंटू वी क्योंकि वोल्टेज सेम है, Q2 को लिखेंगे C2 इंटू वी और Q3 को लिखेंगे C3 इंटू वी। तो C जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम देख रहे हैं पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐसे ऐड होते हैं जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते थे। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हमें मालूम है Q इज इक्वल टू CV, वोल्टेज सेम है तो हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू C। Q प्रोपोर्शनल टू C हम कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज होगा पैरेलल में। Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 इज इक्वल टू C1 इज टू C2 इज टू C3। एनर्जी का फार्मूला लगाएं, एनर्जी हाफ CV² है, वोल्टेज सब में सेम है तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर हम एनर्जी निकालें U1 इज टू U2 इज टू U3 तो ये आ जाएगा C1 इज टू C2 इज टू C3। टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन C1, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज, टोटल एनर्जी हो जाती है U1 प्लस U2 प्लस U3, सबकी ऐड करनी पड़ेगी। टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल U1 इस प्लस U2 प्लस U3। एनर्जी ऐड होती है चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो। अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन करेंगे। अब एक कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं, फिर हम निकालते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस। जैसे ये 2 है, ये 3 है और इनके संग एक कैपेसिटर लगा हुआ 1। हमको निकालना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम सीरीज ढूंढते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? सीरीज। इसमें और इसमें सेम चार्ज है तो ये सीरीज है, तो इसका सीरीज सॉल्व कर लेंगे। 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो 1/C इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 5/6। तो C इज इक्वल टू 6/5। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस जो है वो 6/5 आ रहा है और 1 इसके संग लगा लिया। दोबारा से डायग्राम बनाएं। दोबारा से डायग्राम बनाने में पता लग रहा है इसकी पॉजिटिव प्लेट इसके संग कनेक्टेड है
और इसकी नेगेटिव प्लेट इसके संग कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव भी कनेक्टेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पैरेलल में हुए। तो नेट सी आ जाएगा 6/5 + 1। सॉल्व करेंगे तो 6/5 + 5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 11/5। तो 11/5 इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 2.2 माइक्रोफैरड। और देखते हैं एग्जाम्पल हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की। ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, फिर ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, फिर ये 3 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये भी 3 माइक्रोफैरड है। हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पर। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम सीरीज़ ढूंढते हैं। तो बेटा प्रॉब्लम आगे से सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम पीछे से सॉल्व होती है, याद रखना ट्रिक। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे क्या इन तीनों में चार्ज सेम नहीं है। तो ये तीनों सीरीज़ में आ गए, तो 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3। सॉल्व करके c की वैल्यू 1 आ गई। जब ये c की वैल्यू 1 आ जाए तो एक नया डायग्राम बना लो। ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 3 है, और इन तीनों को सॉल्व करके 1 आया है। अब ध्यान रखना, अब ये वाले इनकी पॉजिटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, इनकी नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है। तो अब नया पैरेलल में कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 + 1, तो C' हो जाएगा, मैंने मान लिया 3, तो C' हो गया 3 माइक्रोफैरड। फिर नया डायग्राम बना लो बेटा, ये 3 है, ये 2 है, और ये 3 है। जितनी बार सॉल्व करें उतनी बार नया डायग्राम बनाएं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये 3 आ गया है, ये 3 है। अब फिर अगेन 3, 3 और 3 की सीरीज़ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये निकाला है सीरीज़, 3, 3 की सीरीज़ निकालते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये 1 आ गया, और दोबारा से 1 माइक्रोफैरड। अब इक्विवेलेंट सर्किट छोटा होता जा रहा है और सॉल्व होता जा रहा है। तो ए और बी पर अब हमें निकालना है। तो फिर ये दोनों फिर पैरेलल में आ गए, और 1 और 2 का जो पैरेलल होगा वो फिर अगेन 3 होगा। तो ये 3 है, ये भी 3 आ गया, और ये भी 3 आ गया। अब आप देखिए इन तीनों में फिर चार्ज सेम फ्लो करने लग गया, फिर ये सीरीज़ में आ गए। तो 1/c == 1/3 + 1/3 + 1/3। सॉल्व करके c" की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इन सब का जो इक्विवेलेंट है वो 1 माइक्रोफैरड है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और भी हम देखते हैं। अब एक ट्रिक देखते हैं सीरीज़ पैरेलल को सॉल्व करने की, सेम पोटेंशियल टेक्निक। सेम पोटेंशियल टेक्निक किस प्रॉब्लम में ये काम आती है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 माइक्रोफैरड है। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और बैटरी लगी हुई है। ये वाली एक तार इससे कनेक्टेड है, और ये वाली तार इससे कनेक्टेड है। तो अब हम सेम पोटेंशियल टेक्निक को लगा के इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, मान लो
ये पॉइंट जो है ए है, इसका कुछ पोटेंशियल है। अगर इसका पोटेंशियल ए है तो इसका पोटेंशियल भी ए होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको कोई कैपेसिटर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी ए ही नाम रखेंगे। अगर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आए तो सेम नाम रखना होता है, तो ए। ये पॉइंट जो है मान लो नेगेटिव पॉइंट जो है वो बी है, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी बी है, ये भी बी हो गया, और ये वाला पॉइंट भी बी आएगा। आप ध्यान से देखो, जिस पे आपको कैपेसिटर निकालना हो उसको ऐसे लिख लो ए और बी। अब ए और बी के बीच में 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और ए और बी के बीच में 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो हम देख रहे हैं ए और बी पर ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में आ रहे हैं, तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 + 1 + 3 = 6 माइक्रोफैरड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही, जिसमें ऐसी ट्रिक लगती है। जैसे एक कैपेसिटर आपका ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और एक ऐसे लगा हुआ है कैपेसिटर। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू आप मान लो 3, और इसकी वैल्यू मान लो 4। अब आपको निकालना है ए और बी पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब देखिए, जिस क्वेश्चन में केवल वायर लगी हो, बीच में कैपेसिटर नहीं हो, ऐसे शॉर्ट हो, शॉर्ट मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम सेम पोटेंशियल टेक्निक से सॉल्व करते हैं। इसका नाम सी रख लो बेटा, इसका नाम सी रख लो। इस पॉइंट का नाम अगर आपने सी रखा है तो इस पॉइंट का नाम भी सी रखेंगे। इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर है। इस पॉइंट का नाम सी तो इस पॉइंट का नाम का सी, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी पे। ए और बी पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, जिस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो उसे किनारे पर रख लो, बाकी पॉइंट्स को बीच में रख लो। तो हम देखेंगे ए और सी पर एक 1 लग रहा है, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, या 1 का है, 1 माइक्रोफैरड। कैपेसिटर एक्चुअली में माइक्रोफैरड में ही होते हैं, तो माइक्रोफैरड लिख लो, दिया होगा क्वेश्चन में, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ए और सी में 2 लगा हुआ है, तो ए और सी में 2 लगा दो। सी और बी में 3 है, सी और बी में 3 है तो 3 लगा दो। सी और बी में ही 4 है तो 4 लगा दो। ये डायग्राम बनने के बाद बड़ा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। फिर से देखिए, ए और सी में 2 माइक्रोफैरड है, ए और सी पॉइंट में 2 माइक्रोफैरड है, और ए और सी में ही 1 है, तो ए और सी में 1 है। सी और बी में 3 है और सी और बी में 4 है, तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम बना लिया। अब 1 और 2 पैरेलल में आ गए, पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाते हैं तो 3 आ गया, और 3 और 4 पैरेलल में आ गए तो ये सिंपल ऐड हो जाएंगे, 7 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि अब इन दोनों में चार्ज सेम फ्लो करेगा, क्योंकि कोई और लाइन नहीं है, इसी में चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज़ में आ गए। 1/c = 1/3 + 1/7। एलसीएम आ गया बेटा 21, 7 + 3, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है 21/10। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज़ करके भी हम सीरीज़ पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है सेम पोटेंशियल ट्रिक। कब यूज़ करनी होती है? जब केवल वायर कनेक्टेड हो, कैपेसिटर कनेक्टेड ना हो, बीच में कोई कैपेसिटेंस ना हो। बहुत जगह काम आती है ट्रिक ये वाली, और एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब और अच्छा समझ में आएगा। एक नए टाइप का सवाल करते हैं, इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का सवाल कैसा होता है, जैसे ये देखिए, जैसे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और ये एक कैपेसिटर ये है। बेटा ट्रिक इसमें बता दे रहे हैं, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है, और बीच में एक कैपेसिटर लगा है 5। इस टाइप का जो नेटवर्क होता है इसे व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। पहचान लीजिए इस नेटवर्क को याद कर लीजिए। इस टाइप के नेटवर्क को व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। 2 कैपेसिटर लगे हों,
3 और 6 पतंग की शक्ल का है और बीच में 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने में अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों पॉजिटिव प्लेट एक संग मिल रही हैं लेकिन नेगेटिव नहीं मिल रही हैं। नेगेटिव के संग ये बीच में 5 आ गया तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है, ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है, ये भी पैरेलल में नहीं है, ये भी पैरेलल में नहीं है, ये पैरेलल में नहीं है, इसमें कोई पैरेलल में नहीं है। ऐसे कोई दो कैपेसिटर भी नहीं है जिनमें सेम चार्ज फ्लो कर रहा हो। जैसे इसमें जो चार्ज आएगा इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें जो चार्ज आएगा इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें चार्ज इसका चार्ज अलग होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ना कोई सीरीज़ मिलेगी, ना कोई सीरीज़ है और ना कोई पैरेलल है। तो इस टाइप के नेटवर्क को अगर हम कैसे सॉल्व करते हैं पहचान लो। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। मान लो इस कैपेसिटेंस का नाम P है, इसका Q है, इसका R है और इसका R है। अगर इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का B है, इस पॉइंट का C नाम है, इस पॉइंट का D नाम है। इफ़ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S आ जाए तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। इसे क्या कहते हैं? बैलेंस ब्रिज। देखते हैं चेक करके आ रहा है नहीं आ रहा। P अपॉन Q 2/4 इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू 3/6। तो दोनों ही सॉल्व करके 1/2 आ रहे हैं। इसका मतलब बैलेंस्ड ब्रिज है, बैलेंस्ड ब्रिज है ये। तो ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज में क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D हो जाता है। तो पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D हो जाता है। तो नो चार्ज विल फ्लो थ्रू कैपेसिटर 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड्स के कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर ऐसा होगा तो हम इसको हटा सकते हैं। अब हम नया डायग्राम बना लेते हैं। 2 और 4 और 3 और 6 ये केवल बैलेंस्ड कंडीशन में ही होता है कि बीच वाले में चार्ज नहीं जाता है, तब हम इसको हटा सकते हैं, हमेशा नहीं हटा सकते। अब हम देखेंगे जो चार्ज इसमें जाएगा वो चार्ज इसमें जाएगा, जो चार्ज इसमें जाएगा वो चार्ज इसमें आएगा। इसलिए ये दोनों सीरीज़ में आ गए, ये दोनों सीरीज़ में आ गए। तो 4 और 2 की सीरीज़ क्या होगी? 1/C इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो C इज इक्वल टू 4/3। सिमिलरली 3 और 6 की सीरीज़ क्या होगी? 1/C इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाली लाइन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4/3 आया है, तो इसे 4/3 को बना लो। और नीचे वाली लाइन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 आया है, तो इसको बना लो। अब हम देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो नेट आ जाएगा 4/3 प्लस 2। C की वैल्यू आ जाएगी 10/3। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। एक और अच्छा सा सवाल कराता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही दिया हो तो अभी व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट होता है। कभी कभी सर्किट को टेढ़ा मेढ़ा करके घुमा के दिया जाता है, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एक सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सर्किट आपको ऐसे दे दिया है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्या ध्यान रखिए, ये भी नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज का है। मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये नेटवर्क व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ये 2 मान लो, इसे 4 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 6 मान लो, दिया हुआ है। ये गिवन है कि ये 2 है, ये 4 है, 3 है, 6 है। लेकिन हम इसका नेटवर्क बनाएंगे और हम दिखाएंगे कि ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है। कैसे? इस पॉइंट का नाम C रख दो, इस पॉइंट का नाम D रख दो। देखो यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर है बीच में, इसलिए नाम अलग रखा है D। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कैपेसिटर, इसलिए नाम अलग रखा है C। अगर वायर होती केवल तो नाम सेम रखते हैं। अगर वायर के अलावा कैपेसिटर आ जाए तो नाम आपको चेंज करना पड़ेगा, इस पॉइंट का नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे बनाते हैं A, C, D और B, और चेक करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, या बैलेंस ब्रिज है या नहीं है। तो A और C में 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है,
अब देखिए सी और बी में 3 लगा हुआ है, डायग्राम बना के पता लगेगा। ए और डी में 4 है और डी और बी में 6 है और सी और डी में 5 है। तो अब हम फिर दोबारा से देखें, 2/3 यानी ये P/Q R/S सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा, तो Q 2/3 = 4/6 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बैलेंस्ड ब्रिज है। और मैंने बताया था कि बैलेंस ब्रिज में बीच वाला कैपेसिटर भाग जाता है। तो दोबारा सर्किट बना लीजिए, 2, 3, 4 और 6। अब हम देख रहे हैं कि जो चार्ज इसमें जा रहा है वही चार्ज इसमें जा रहा है, और जो चार्ज 4 में जाएगा वही 6 में जाएगा, यानी 2 और 3 सीरीज में आ गए। तो 1/C = 1/2 + 1/3, तो C की वैल्यू आ रही है 6/5। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में आ गए, 1/C = 1/4 + 1/6, तो 1/C की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, C की वैल्यू इस केस में C' मान लेते हैं, C' की वैल्यू इस केस में आ रही है 12/5। तो ऊपर वाले का इक्वलेंट आया है 6/5 और नीचे वाले का इक्वलेंट आया है 12/5। अब हम देख रहे हैं नया डायग्राम बनाने के बाद हमें पता लग रहा है दोनों पैरेलल में आ गए, तो C आ जाएगा नेट 6/5 + 12/5 = 18/5। तो इस तरीके से हम इसका भी निकाल सकते हैं। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के सवाल कई तरीके से पूछे जाते हैं, उनमें से ये 2 बड़े कॉमन हैं, समझाए हैं जो मैंने आपको। अब देखिए एक नए टाइप का सवाल, देखिए नए टाइप का क्वेश्चन देखिए। मान लो ये प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ऊपर आधे को डाइलेक्ट्रिक K1 से भरा है और आधे को डाइलेक्ट्रिक K2 से भरा है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस dd है और प्लेट का एरिया A दिया है। प्लेट का एरिया, जैसे ये प्लेट लगी है तो इस प्लेट का एरिया, ये वाला एरिया होता है, बीच का एरिया नहीं होता है, दोनों प्लेटों के बीच का एरिया नहीं होता है, प्लेट्स का एरिया होता है A। तो आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से लगा लेते हैं। मान लो इसे हमने बैटरी से लगा लिया, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली प्लेट भी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव और बैटरी से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड हो जाएगी, ये वाली प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको 2 कैपेसिटर मान रहे हैं। तो ऊपर वाले कैपेसिटर को मैं C1 कह रहा हूँ और नीचे वाले कैपेसिटर को C2 कह रहा हूँ। मैंने अलग कर लिया, दोनों की पॉजिटिव प्लेट आपस में मिल रही है, दोनों की नेगेटिव प्लेट भी आपस में मिल रही है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे। तो साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों कैपेसिटर किस में है, पैरेलल में। तो एक ट्रिक भी है याद करने के लिए कि अगर भरते समय एरिया डिवाइड हो जाए तो पैरेलल होता है, और अगर डिस्टेंस डिवाइड हो जाए तो सीरीज होता है। डिस्टेंस डिवाइड वाला केस अभी लेंगे। अभी हमने देखा है कि आधी प्लेट के एरिया में K1 भरा है और आधी प्लेट के एरिया में K2 भरा है, तो C1 हो जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक से भर देते हैं तो K1/0 एरिया आधा है /2। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है और आधे प्लेट को भरा है, ऊपर आधे को K1 से भरा है और आधे को K2 से भरा है। ऐसे ही C2 हो जाएगा K2/0 A/2 /D। तो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 + C2। तो C हो जाएगा K1/0 A/2D प्लस K2/0 A/2D। क्या क्या चीज़ कॉमन आ गई, ε0 A/2D कॉमन आ गया, बचा क्या, K1 + K2। तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। जैसे ये कैपेसिटर है और आपने आधा डाइलेक्ट्रिक K1 से भरा और आधे में डाइलेक्ट्रिक K2 भरा, ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स।
पहले एरिया में भरा था, अब डिस्टेंस में भरा है। आधे डिस्टेंस में K1 भरा है, आधे डिस्टेंस में K2 भरा है। तो हम दिखाएंगे कि ये पहले तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन देखो कैसे। सपोज इस पर बैटरी लगा लेते हैं 20 वोल्ट की। जब हम इस पर 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा इस प्लेट पर, और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो ध्यान रखें, जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो ये सीरीज होती है। अब मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, ये इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K1 और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है K2। तो हमने देखा कि जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज होता है, तो ये सीरीज है। तो C1 क्या होगा, C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A, और आधे डिस्टेंस में भरा है K1 तो D/2। तो ये आ जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। सिमिलरली C2 निकालने के लिए K2 एप्सिलॉन नॉट A/D/2। तो ये आ जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं तो सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C आ जाएगा D 2K1 एप्सिलॉन नॉट A। ऐसे ये आ जाएगा D 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब जो कॉमन मिल रहा है वो बाहर ले लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A और D कॉमन है, तो अंदर बच रहा है 1/K1 प्लस 1/K2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। ये आ जाएगा इसे सॉल्व करके नेट कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं सीरीज़ पैरेलल। बहुत सारे केसेस होते हैं, कुछ केसेस मैंने कवर कर दिए हैं, कुछ और आगे के एग्जाम्पल्स में करूँगा।